नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका शहर, आपका रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर देते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हां, छत्तीसगढ़ में जुलाई महीने से ही बढ़ा हुआ बिजली का बिल आना शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में बार बार बिजली कटौती की जा रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किया। राजधानी रायपुर के 12 ब्लॉकों में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमाम ब्लॉक के कांग्रेसी नेता शामिल हुए। रायपुर के राजीव गांधी चौक में प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नेतृत्व किया और इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू शामिल हुए थे। लालटेन लेकर पहुंचे थे कांग्रेसी नेता। कटौती और विद्युत दरों में बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेस पदयात्रा कर रही है और कैंडल भी लेकर निकली हुई है। क्या हो रहा है, बातचीत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, दिन में ही कैंडल लेके निकल चुके हैं। देखिए, ये तो विष्णु देसाई को दिखा रहे हैं कि भैया तुम्हारे राज्य में बिजली कटौती की स्थिति क्या है, कि आज अघोषित जो बिजली कटौती है उससे भी परेशान है और दूसरा बिजली दर में जो वृद्धि हुई है उससे लोग परेशान हैं। कांग्रेस शासनकाल में बिजली बिल हाफ योजना जैसे कई योजनाएं चलाई गई थी। आप लोग का ये भी आरोप रहता है कि इन तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया, जनता परेशान। देखिए, एक हमारी सरकार थी तो 53 लाख परिवार को 3400 करोड़ का लाभ मिला था, लेकिन इस सरकार आने के बाद तो बिजली बिल है वो दोगुना हो गया है। विधानसभा में ये मुद्दा उठने वाला है, कई सारे लिखे विधानसभा से। निश्चित रूप से देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज तो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में भी इसको सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेरेंगे। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। बिजली जो कि मूलभूत सुविधा है और ये सियासत का केंद्र भी हमेशा रहता है, एक बार फिर से सियासत हो रही है बिजली बिल को लेकर छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर पटवारी के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की अपील को ठुकरा दिया गया। बता दें कि भुइयां ऐप की गड़बड़ी से परेशान पटवारी अपनी एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारी प्रदेश भर के जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। पटवारियों की मांग है कि भुइयां ऐप में गड़बड़ी के 32 बिंदुओं में सुधार किया जाए। तो भुइयां ऐप की गड़बड़ी से परेशान है पटवारियों की मांग है कि 32 बिंदुओं में सुधार की जरूरत है और इसी को लेकर पटवारी बैठ गए धरना देने के लिए। राजस्व पटवारी संघ के नेतृत्व तले ये धरना प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से पटवारी बैठे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर देंगे। होमन साहू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रायपुर से। होमन, क्या कुछ गड़बड़ियां कह रहे हैं पटवारी की भुइयां ऐप में उनको नजर आती है जिनमें सुधार की जरूरत है? देखिए, जब कोई भी त्रुटि हो जाती है राजस्व पटवारी के लोगों से, तो वो त्रुटि पटवारी फिर से सुधार नहीं सकते और यही कारण है कि पूरे प्रदेश भर के जो राजस्व पटवारी है सुमित, वो प्रदर्शन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। एक तरफ सरकार राजस्व पखवाड़ा चला रही, पखवाड़े के तहत जो आमजन की समस्या है राजस्व से जुड़े उसको दूर करने की बात कह रही है, लेकिन दूसरी ओर पखवाड़े के बीच में ही जो पटवारी संघ है राजस्व, वो अपनी 32 बिंदुओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार के बीच समस्या ये खड़ी हो गई है कि वो आमजन की समस्या हल करे या पटवारी की समस्या हल करे। पटवारियों ने तो ये साफ कह दिया है सुमित कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तब तक वो वापस काम पर नहीं लौटेंगे। तो बिल्कुल खूब, पटवारियों का हड़ताल पर जाना गंभीर विषय है, क्योंकि जब पटवारी हड़ताल पर जाते हैं तो बहुत से काम प्रभावित होते हैं। आप जब कह रहे हैं कि उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल करेंगे, गंभीर विषय है, सरकार को सोचना चाहिए इस पर। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, राजस्व मंत्री हैं टंकराम वर्मा, उससे तमाम जो राजस्व संघ के जो पटवारी हैं उनसे मुलाकात हुई थी सुमित, लेकिन मुलाकात से बात नहीं बनी। हालांकि मंत्री टंकराम वर्मा ने अपील भी की थी कि जो पटवारी है उनको अपने काम पर लौट जाना चाहिए। सरकार इस पर विचार कर रही है, आने वाले दिनों में बेहतर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। मंत्री जी से बात हुई है लेकिन बात नहीं बन पाई है। मुलाकात की थी, पटवारियों ने बात नहीं हो पाई, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या पटवारियों की मांगें मानी जाती हैं, जो भुइयां ऐप में गड़बड़ियां हैं उनमें सुधार होता है, देखने वाली बात होगी। खुमन, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। बात हो जाए कोयला घोटाले में जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू की।
रानू साहू समेत 2 हाई प्रोफाइल आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है। निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को जमानत मिली है। दोनों को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि दोनों आरोपी जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर संशय है, सस्पेंस है। दरअसल ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, नई एफआईआर दर्ज की थी। वहीं इस मामले में मंगलवार 9 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई है। तो छत्तीसगढ़ का कोयला घोटाला, बहुचर्चित कोयला घोटाला छत्तीसगढ़ का, और इसी मामले में जेल में बंद हैं निलंबित आईएएस रानू साहू समेत 2 हाई प्रोफाइल आरोपी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है। निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को जमानत मिली और ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिली है इन दोनों को। हालांकि दोनों आरोपी जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। दरअसल ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर नई एफआईआर दर्ज की है। वहीं इस मामले में मंगलवार 9 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मतलब कल इस पर सुनवाई होनी है, जो नई एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है आय से अधिक संपत्ति को लेकर इन दोनों ही आरोपियों के खिलाफ। नई एफआईआर दर्ज हुई है। ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया और नई एफआईआर दर्ज की। वहीं इस मामले को लेकर मंगलवार मतलब कल 9 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। रानू साहू समेत जो 2 और आरोपी हैं, जमानत तो मिल गई है, लेकिन वो जमानत के बाद जेल से बाहर आएंगे ये आरोपी कि नहीं आएंगे, इस पर संशय है, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्योंकि ईओडब्ल्यू ने एफआईआर लगाई है, नई एफआईआर लगा दी थी आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, यहां पर जमानत तो मिल गई है, लेकिन जेल से बाहर आएंगे आरोपी या नहीं आएंगे, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नितेश, देखिए सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने, और सस्पेंस वहीं से शुरू हो जाता है जब आज सुबह एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आती है। विस्तार न्यूज़ जिसे क्रैक करता है, 2 तारीख को एफआईआर दर्ज करती है एसीबी और ईओडब्ल्यू। किसके विरुद्ध? समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया और रानू साहू के विरुद्ध। क्यों दर्ज की जाती है? क्योंकि इनके नाम भारी मात्रा में अचल संपत्ति है। रानू साहू की बात की जाए 4 करोड़, सौम्या चौरसिया की बात की जाए तो 9 से 10 करोड़, समीर विश्नोई की बात की जाए उनके नाम भी करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति हो जाती है। और जैसे ये खबर विस्तार न्यूज बताता है, लगभग 1-2 घंटे बाद भी फिर हमें पता चलता है कि दिल्ली में भी हलचल हो रही सुप्रीम कोर्ट में, जहां रानू साहू के वकील वहां पहुंचे हैं, जमानत याचिका लगाई गई। अमृत तिवारी भी दिल्ली से लगातार जुड़े हुए थे, मैं भी यहां से नजर बनाए हुए था। और फिर वहां पर 2 जजों की बेंच सुनवाई करती है और रानू साहू और दीपेश, उनके सहयोगी जो कोल घोटाले में संलिप्त थे, उनको जमानत याचिका, अंतिम जमानत दे दी जाती है 7 अगस्त के लिए। अंतरिम जमानत मिलते ही 2 चीजें बन गई हैं अब। एक कि रानू साहू की मुश्किलें तो कम नहीं होने वाली, क्योंकि जैसे ही नितेश, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा नितेश, अंतरिम जमानत तो आरोपियों को मिल गई है, लेकिन ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो नई एफआईआर दर्ज की है, उससे इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं आरोपियों की। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें ट्विस्ट आ गई हैं सुमित। एक, रानू साहू की तो बढ़ गई क्योंकि नई एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन दीपेश नाम का जो रानू साहू का सहयोगी है, लगभग 50 एकड़ जमीन इसने जो कोल घोटाले स्कैम में जो संलिप्त थे उनके नाम जमीन का आदान प्रदान किया, प्लस रानू साहू के परिवार वालों के नाम पर जमीन का इसने जमीन को बेचा, जो उस समय कथित रूप से कहा जा सकता है कि जो पैसों का लेन देन हुआ था उसे ट्रांसफर किया गया हवाला के माध्यम से, जमीनें खरीदी गई। तो जो दीपेश है वो अभी बचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एसीबी और इसके साथ ही जो ईओडब्ल्यू है वो भी तैयारियों में जुट गई है कि हमें इन आरोपियों को नहीं छोड़ने देना है। तो कहीं ना कहीं रानू साहू की भी मुश्किलें हैं और दीपेश जो छूटता हुआ भी दिख रहा है अंतरिम जमानत की राहत पाते हुआ, उसकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो सभी आरोपियों की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं आने समय में। नितेश, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे जन दर्शन कार्यक्रम की। रायपुर में बीजेपी का जन दर्शन कार्यक्रम और इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम सुन रहे हैं जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याएं। बीजेपी दफ्तर में डिप्टी सीएम अरुण साव समस्याएं सुन रहे हैं। सहयोग केंद्र के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, निराकरण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आमजन और बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं।
सहयोग केंद्र जिसे कहा गया है। कई समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है डिप्टी सीएम अरुण साव के जरिए। अधिक जानकारी के लिए हम रुक करेंगे खोमन साहू, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। खोमन, मकसद है सहयोग केंद्र का मकसद यही है कि आम जनता की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना जाए और उनका निपटारा किया जाए, सुलझाया जाए उन्हें। और निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम जिस तरीके से समस्याओं को सुन रहे हैं, निराकरण हो रहे हैं, मकसद पूरा होता हुआ नजर भी आता है। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, बीजेपी कार्यालय एकात्म उस कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की तस्वीर दिखाता हूँ। पूरे प्रदेश भर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आम जनता है वो सीधे तौर पर यहाँ पहुँची हुई है और धीरे धीरे करके उप मुख्यमंत्री अरुण साव समस्या सुनते हुए नजर आते हैं। ये आप नज़ारा देखिए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का, किस तरीके से प्रदेश भर की जो जनता है, कार्यकर्ता है, वो अपनी समस्या लेकर यहाँ पहुँचते हैं और ये उम्मीद लेकर पहुँचते हैं कि जब मंत्री से, उप मुख्यमंत्री से अपनी समस्या बताएंगे तो कहीं ना कहीं हल होगा। और यही कारण है कि संगठन ने, बीजेपी संगठन ने यह तय किया है कि हर एक सप्ताह में हर दिन यहाँ के मंत्री जो है बैठेंगे और प्रदेश भर की समस्या सुनते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं आम जनता की समस्या सुनते हुए नजर आते हैं और हल करते हुए नजर आते हैं, ताकि कोई भी जो आम जनता है वो समस्या से दूर रहे। और यही कारण है कि जो बीजेपी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, ये देख सकते हैं सब लोग पहुँचे और ये उम्मीद लेके पहुँचे हैं कि उनकी समस्या हल होगी। कहाँ से पहुँचे दादा? छुरिया ब्लॉक से। कितना दूर है छुरिया ब्लॉक? छुरिया ब्लॉक यहाँ से करीब करीब राजनांदगांव से 50 किलोमीटर। क्या समस्या है? समस्या है अपने यहाँ सन 2017-18 से हाई स्कूल अपने यहाँ खुला है, लेकिन भवन के अभाव में वहाँ पढ़ाई का व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रहा है। बच्चों को शिक्षा जरूरी है, इसीलिए पहुँचे? हाँ, बच्चों को शिक्षा जरूरी है, इसीलिए हम लोग पहुँचे हैं। साथ पहुँचे क्या? नहीं, अंदर गए। आप क्या समस्या लेकर? ये मेरा अतिक्रमण का समस्या है। विधानसभा रोड पे, मतलब हाईवे रिंग रोड नंबर 3 में मेरा ज़मीन है। वहाँ पे एक महिला ने ज़बरदस्ती मतलब मेरे ज़मीन के सामने अवैध कब्जा करके रख रहा है और बोलने के बाद भी मतलब अतिक्रमण नहीं हटा रहा। यहाँ तक कि मतलब प्रशासन में भी, मतलब तहसील में भी मतलब आवेदन, वहाँ से नोटिस आ गया, उनका भी कोई मतलब समाधान नहीं हो रहा है। तो आपने सुना सुमित, तमाम जो लोग हैं ये उम्मीद से पहुँचे हैं कि जब वो मंत्री से मिलेंगे तो उनकी समस्या दूर होगी। और एक बात देखा जाता है, जब मंत्री किसी अधिकारी को निर्देशित करता है सुमित, तो उसकी समस्या जल्दी हल होती है। और यही कारण है, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, तमाम जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सरकार और आम जनता के बीच जो दूरियां होती है उसको कैसे कम किया जाए और आम जनता की समस्या कैसे हल हो, इस पर लगातार काम कर रही है जनता से कैसे डायरेक्ट कनेक्ट हुआ जाए, जुड़ा जाए, यही कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत शुक्रिया खोमन, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बालोद का जिक्र कर लेते हैं। बालोद के स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों के परिजन और स्कूली बच्चों ने स्कूल में ताला जड़कर स्कूल के सामने बैठकर विरोध किया, प्रदर्शन किया। बालोद जिले के जुन्ना पानी स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में 3 साल हो गए हैं, लेकिन टीचर की कमी है। स्कूल में टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल संचालित हो रहा है। यहाँ पर शिक्षकों के नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है। तो देखिए किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं ज़मीन पर, उनके परिजन भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ताला लगा दिया है स्कूल में। ताला इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि स्कूल में टीचर ही नहीं है। बच्चे पढ़ने आते हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाला वहां पर कोई नहीं है। एक ही टीचर के भरोसे, एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है यहाँ पर। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है? ये तो एक केवल वानगी है कि पूरा स्कूल एक टीचर के भरोसे है यहाँ पर। बिल्कुल सुमित, बालोद का ये घटनाक्रम जो है ये इसी चीज़ की ओर जो है शीशा दिखाता है कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है ध्वस्त नज़र आ रही है। चाहे वो 1ली से 5वीं तक के स्कूल प्राथमिक की बात कर ली जाए
या फिर 5वीं से 8वीं तक की बात कर ली जाए, हज़ारों की संख्या में स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी शिक्षक नहीं है। तो बालोद का ये घटनाक्रम जो है, ये दिल दहला देने वाला घटनाक्रम है। कुछ दिन पहले लगातार विस्तार न्यूज इस खबर को प्रमुखता से भी दिखा रहा है कि किस तरह से स्कूलों में समस्या है। 3 दिन पहले स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने जो है आदेश भी जारी किया था, और जिसमें कहा गया था कि तमाम जो स्कूल के संचालक है, प्रबंधक है, वो सभी लोग स्कूलों का जायजा लें, जर्जर व्यवस्था है उनको दुरुस्त करें, सभी चीज़ें करें। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है, 33,000 शिक्षकों की जो भर्ती, स्कूल शिक्षा मंत्री जब बिल्कुल नीतीश, बालोद के मामले में हम अगर देखें, जैसा कि आप कह रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था क्या है, आईना दिखा रही है तस्वीर बालोद की, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब बच्चे स्कूल के बाहर बैठे हुए हैं, परिजन हैं, ताला जड़ दिया है, लेकिन सुनने कोई नहीं आया उनके वहां पर। ना कोई जनप्रतिनिधि आता है, ना कोई शिक्षा विभाग से आता है, कोई भी उनकी बात सुनने के लिए वहां पर नहीं आता। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है देश प्रदेश का। बिल्कुल, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य को दूर तब किया जा सकता है सुमित, जब 33,000 शिक्षकों की जो भर्ती की बात है वो पूरी होती है। वित्त विभाग को जो है प्रस्ताव भेजा गया था, और उस प्रस्ताव में अनुमोदन का इंतजार है। और जैसा कि अब तो बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन के दिल्ली चले गए, मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती कि आने वाले समय में स्कूल शिक्षा विभाग में ज़्यादा भर्तियां होंगी और इस समस्या से त्वरित रूप से निजात पाया जाएगा। क्योंकि आत्मानंद जैसे स्कूल जो हैं, बात कर ली जाए सुमित, उन्होंने टॉप 10 की सूची में जो और सूची है उनमें बहुत अच्छा काम किया है। और रही बात जो जनप्रतिनिधियों की आपने की, दुखद है अगर ऐसी बिल्कुल नीतीश, यहाँ पर पद खाली हैं, शिक्षकों के भर्तियां होनी हैं। उम्मीद हम यही करेंगे जल्द से जल्द भर्तियां हो जाएं टीचर्स की, ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जा पाए, बच्चे अच्छी पढ़ाई ले सकें। बहुत धन्यवाद देते जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं खबर कांकेर से, जहां के भानु प्रतापपुर के भैंसा कन्हर के स्कूल में ग्रामीण ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। स्कूल में ताला लगा होने की वजह से बच्चे स्कूल के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 1996 से स्कूल चल रहा है, जिसकी इमारत बहुत जर्जर है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि किसी भी दिन बिल्डिंग गिर सकती है, लिहाजा ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि स्कूल की तत्काल नई बिल्डिंग बनाई जाए। देखिए ये हालात है, शिक्षा व्यवस्था के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर टीचर नहीं हैं, कहीं पर अच्छे स्कूल नहीं हैं, बच्चे बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। जर्जर हो चुके हैं भवन, कभी भी गिर सकते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी को लेकर परिजन ने ताला लगा दिया है कि भाई साहब, इस भवन में तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, भले ही बाहर पढ़ाने खुले आसमान के नीचे, लेकिन इस भवन में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। बच्चों की जान से जुड़ा ये सवाल। आगे बढ़ेंगे बलरामपुर से खबर, जहां पर एटीएम की कैश वैन पलट गई है। अंबिकापुर से रामानुजगंज जा रही थी वैन के सभी सवार सुरक्षित हैं। वैन में जो लोग सवार थे सभी सुरक्षित है, गनीमत रही। मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एटीएम की कैश वैन पलट गई है, बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अंबिकापुर से रामानुजगंज जा रही थी वैन में सभी सवार लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, नंद कुमार कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। नंद कुमार, क्या कुछ और जानकारी, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बलरामपुर जिले के फेमस रोड के पास का घटना है, जिसमें अंबिकापुर से रामानुजगंज वैन एटीएम कैश वैन आ रही थी, जो कि फेमस रोड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि इसमें जो सवार थे उसमें हल्की फुल्की चोट आई है, जिन्हें वहीं पे मौके पे ट्रीटमेंट कर लिया गया है और वैन से सभी खैर सुरक्षित हो। ठीक है नंद कुमार, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर में सकरी के अटल आवास के बाद रतनपुर में डायरिया फैल गया और इसके कुल 50 मरीज मिले हैं। डायरिया से पीड़ित 50 मरीज मिले हैं, जिनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें सिम्स के डायरिया वार्ड में भर्ती किया गया है। इलाज चल रहा है सभी का। बता दें कि इससे पहले सकरी के अटल आवास में 40 से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिनमें डायरिया की बीमारी थी।
हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर डायरिया को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इसके बाद रतनपुर में डायरिया की शिकायत सामने आई, जहां से 50 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं। वहीं लगातार स्वास्थ्य अमला इन स्थानों पर पहुंचकर डायरिया को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार आज हो गया। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का विस्तार पर अभी भी पैंच फंसा हुआ है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम साय ने जो संकेत दिए हैं, उससे माना जा रहा है कि साय कैबिनेट का विस्तार मॉनसून सत्र के पहले हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अब सरकार और बीजेपी पर हमलावर। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सबकी निगाहें साय कैबिनेट के विस्तार पर टिकी हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होने के बाद अब इंतजार छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार का किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जल्द प्रदेश के कैबिनेट में विस्तार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 2 मंत्री पद खाली हैं। 22 जुलाई को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले सरकार कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। हालांकि कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर कांग्रेस तंज भी कस रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर कहा कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। देखिए, हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी हावी है और किसे मंत्री बनाना है वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विधानसभा सत्र चालू होने के पहले इन लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। एक अनार 100 बीमार जैसे स्थिति इनकी हो गई है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से प्रदेश में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं। कहा जा रहा है कि इन मंत्री पद को लेकर बीजेपी के कई विधायक जोर लगा रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि मानसून सत्र से पहले 2 मंत्री विधायक बनाए जा सकते हैं, जिसमें एक सीनियर और एक जूनियर नेता को कमान दी जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जल्द विस्तार करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश की तरह जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं। रेस में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, नवनिर्वाचित विधायक गजेंद्र यादव, किरण सिंहदेव के नाम की चर्चा है और कहा जा रहा है कि एक पुराने चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि साय कैबिनेट का विस्तार मानसून सत्र से पहले हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ते हैं, बात अंबिकापुर की। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के डीन दफ्तर का घेराव कर दिया है और भर्ती में गड़बड़ी और डीन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में वायरोलॉजी लैब में तय संख्या से अधिक लोगों की भर्ती की गई ताकि अपने शहर के लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद भी उन्हें नौकरी पर रखा गया है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के डीन दफ्तर का घेराव किया। ये देखिए किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। भर्ती में गड़बड़ी और डीन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में वायरोलॉजी लैब में तय संख्या से अधिक लोगों की भर्ती की गई थी ताकि अपने शहर के लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद भी उन्हें नौकरी पर रखा गया। का या मेडिकल कॉलेज का बॉस जो हैं वो डीन ही होते हैं और बार बार बोलने के बाद भी अगर इस पर कार्रवाई सही तरीके से नहीं की जा रही है, हम लोग को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनकी भूमिका भी इसमें संदिग्ध लग रही है। आगे अगर आज के बाद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम लोग आज के 15 दिन बाद पुनः जिला प्रशासन को सूचना देकर और इसी मांग को लेकर और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ करेंगे। बात होगी आपका शहर आपका रिपोर्टर में मध्य प्रदेश की। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए थमा है चुनावी शोर। अब डोर टू डोर प्रचार करेंगे प्रत्याशी। उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। तो अमरवाड़ा उपचुनाव साथ का सवाल अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, क्योंकि कमलनाथ
छिंदवाड़ा बचा नहीं पाया अपना गढ़। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं और क्या अमरवाड़ा सीट बचा पाएंगे कमलनाथ या ये कमलनाथ और कांग्रेस, क्या अमरवाड़ा सीट को बचा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, साख का सवाल बना हुआ है अब, और इसके लिए अब चुनावी शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वो उपचुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मुकेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश का रुख कर देते हैं। मुकेश, जिस तरीके से हमने देखा बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन कांग्रेस के लिए अब ये चुनाव साख का सवाल बना हुआ है, खास तौर से कमलनाथ के लिए। ये देखिए सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने यहाँ पर बिल्कुल इलेक्ट्रिक जोर लगा चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा है 15 साल से कांग्रेस के पास थी, तो कहीं ना मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, उन्होंने अपने हाथ में कमान रखी थी। उनका ये चौथा दौरा है। आज भी मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, 2 सभा करके गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात होगी कि कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाला छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा जो है 15 साल से कांग्रेस के पास थी। अब जो कांग्रेस के जो विधायक थे कमलेश साहब, वो भाजपा ज्वाइन कर ली थी, तो आज इस बार प्रत्याशी बनाया है। 10 तारीख को मतदान होना है और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी यहाँ पे घोषित किया है वो अचल कुंड धाम के जो गुरु जी कहलाते हैं, जो आदिवासियों की आस्था का केंद्र कहलाता है, वहाँ के जो छोटे महाराज को उन्होंने प्रत्याशी बनाई है। लेकिन आपको एक बार और बता दूं कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी देवरावन भलावी को यहाँ से मैदान में उतारा। ठीक है मुकेश, मैं लौटूंगा और जब लौटूंगा तो आपसे मेरा सवाल रहेगा कि समीकरण क्या है, इस पर बातचीत हम करेंगे। मुकेश, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, जैसा कि मैं मुकेश से पूछ रहा था, जान रहा था कि ये साख का सवाल है। साख का सवाल कांग्रेस के लिए है, खास तौर से कमलनाथ के लिए है। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ अपना गढ़ बचा नहीं पाए हैं। अब देखना होगा कि अमरवाड़ा उपचुनाव में क्या कुछ कमाल कर पाती है कांग्रेस पार्टी। इसलिए कह रहे हैं कि कमलनाथ के लिए साख का सवाल, कांग्रेस के लिए साख का सवाल ये चुनाव। देखिए, राजनीति में जब सारे पत्ते जो है खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और सारी तस्वीर साफ हो जाती है, तो एक ही पत्ता बचता है जो कमलनाथ ने पिछले दिनों चला था, वो था तुरुप का पत्ता। भावनाओं को कैश करना चाहिए। तो पिछले दिनों ने भावावेग में आकर एक अपील की थी कि मेरा सब कुछ यहीं के लिए था, छिंदवाड़ा के लिए था भाइयों, और मैं आपके बीच इसलिए आया हूं कि अब तक जो हुआ वो हो गया, क्यों हम हारे ये जो है दीगर सवाल है, लेकिन अमरवाड़ा पे हमको जिता दीजिएगा। ये उनकी भावुक अपील थी लोगों से, तो ये उन्होंने अपील की है। इसीलिए अपील की है कि सब कुछ तो दांव पर लग गया है। अब अगर अमरवाड़ा भी उपचुनाव जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो साख बचने वाली बात है वो बनी रहेगी। निश्चित तौर पर मैं लौटूंगा श्याम आपके पास। मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर कि सियासी समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के भी दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए थे प्रचार के लिए, कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा दी है। अमरवाड़ा की जनता के मन में क्या है, क्या कह रही है जनता? किस की तरफ एज ज्यादा आपको नजर आता है, बीजेपी या कांग्रेस? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमलेश साहब जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पहले 15 साल से उन्हीं का यहाँ पर दबदबा हुआ करता था। विधायक को 3 बार के चुन गया था, लेकिन इस बार जो भाजपा से उनको टिकट मिली है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ उनका एक जनता का एक सरकार, क्योंकि सरकार भाजपा की है राज्य में, केंद्र में, तो एक जनता का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि सरकार के ही जो प्रत्याशी है, भाजपा से प्रत्याशी है, उनको ही एक कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा। क्योंकि विकास को लेकर यहाँ बात की जा रही है। यहाँ के भाजपा से विधायक बनता है तो विकास के यहाँ पे 4 चांद लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री का ये चौथा दौरा था और उन्होंने आज भी यही कहा है सभा में कि आप अमरवाड़ा से विधायक को जिताइए, यहाँ पे विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। जी बिल्कुल मुकेश, मैं लौटूंगा। श्याम जी, आपके पास आ रहा हूं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, छिंदवाड़ा में भावुक अपील कमलनाथ ने वहां भी की थी, लेकिन कुछ काम नहीं आई, और लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी ने कमलनाथ को वहां पर इतना कमजोर कर दिया है कि क्या चांसेस इस बार अमरवाड़ा में आपको नजर आते हैं कांग्रेस पार्टी के? देखिए, उस समय की स्थितियों में तो बिल्कुल वाकई में बिल्कुल सवाल खड़े कर दिए गए थे कि आखिर
क्या मिला है आपको, छिंदवाड़ा को क्या मिला है? इस बार भी वही जो अभी बात हो रही थी कि विकास कहाँ है? जिस छिंदवाड़ा मॉडल की पूरी दुनिया में बात होती है, पूरे देश में बात होती है, तो अमरवाड़ा में वो दिखाई नहीं देता। वहाँ के लोगों को विकास चाहिए। जनजाति बहुल क्षेत्र है, जनजातियों को मुख्य धारा में लाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहा है, कोई भी सरकार रही हो। तो इस बार मुख्यमंत्री वहां कहकर आ रहे हैं कि यहां पर विकास की गंगा बहाई जाएगी, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो अब तक नहीं मिला है। यानी सीधा सवाल कमलनाथ के ऊपर है कि कमलनाथ परिवार ने यहां पर कुछ नहीं किया है। बिल्कुल श्याम, आप हमारे साथ बने रहिए। मुकेश, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। श्याम, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे अगली खबरों पर। और आगे बढ़ते हैं, रामनिवास रावत की बात कर लेते हैं। विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है रामनिवास रावत ने। विधानसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रामनिवास रावत ने भेज दिया है विधानसभा सचिवालय को। विधानसभा सचिवालय को इस्तीफा उनका प्राप्त भी हो चुका है। आज सुबह 9 बजे मंत्री पद की शपथ ली थी रामनिवास रावत ने। विधायक पद से इस्तीफा नहीं देने के चलते लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार अब इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के विधायक रहते हुए मंत्री पद की शपथ ली थी रामनिवास रावत ने। तो कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को आवंटित हुआ है कक्ष। मंत्रालय में तय हुआ है रामनिवास रावत का कक्ष। B313 BB2 में बैठेंगे रामनिवास रावत। रामनिवास रावत को कमरा भी अलॉट हो गया है, कक्ष भी अलॉट हो गया है, आवंटित हो गया है। मंत्रालय में रामनिवास रावत का कमरा होगा जहां पर वो काम करेंगे बैठकर। कक्ष है B313 और BB2 में बैठेंगे रामनिवास रावत। मंत्री, नवनिर्वाचित मंत्री हैं रामनिवास रावत। तो हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, जिस तरीके से हमने देखा था, कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि रामनिवास रावत आखिर इस्तीफा कब देंगे। आखिरकार इस्तीफा आप दे ही दिया, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेने के बाद देखिए, ये सुबह ही मेरा उनसे सवाल था रामनिवास रावत से। जब विस्तार न्यूज़ ने बात की थी तो उन्होंने कहा था मैं आज या कल में इस्तीफा दे ही दूंगा। लेकिन अंदर खाने से ये जानकारी आ रही है कि जब उन्होंने जो है मंत्री पद की शपथ ली, उसके पहले ही इस्तीफा लिख लिया था, तारीख उस पर नहीं भरी थी, और अब उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है, ये जाहिर हो गया है। तो इस्तीफा देने की स्थिति तो थी, आज या कल देना ही था उनको, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। दूसरा, आप देखिए तेज़ी से बदलते घटनाक्रम में सुबह वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, फिर इस्तीफा हो जाता है, फिर उनको कक्ष भी आवंटित हो जाता है। अब केवल सवाल ये है कि उनको कौन सा विभाग आवंटित होता है, वो किस विभाग को संवारेंगे, नवाचार करेंगे, किस विभाग का उद्धार करेंगे मंत्री होने के नाते, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका श्याम, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब सीधे मॉस्को लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। विदेश यात्रा उनकी, मॉस्को पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मॉस्को से। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं इस समय। रशिया दौरे के दौरान उनको रिसीव किया था और अभी मॉस्को की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री। ठहरे, वहां तक का वो सफर भी उनके साथ तय कर रहे हैं। ये स्पेशल जेस्चर के तरीके से जो दिखाता है कि हाँ, हम आपको एक मॉस्को के सत्कार के साथ किस प्रकार से गर्व वनुकोवो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे हैं और यहां वे 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच मॉस्को में मौजूद है। साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा कर रहे हैं, और इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में SCO समिट के दौरान हुई थी। SCO समिट के दौरान पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। जी हाँ, मोदी का ये रूस दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नाटो समिट होने जा रहा है। काफी मायनों में खास है ये प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई दी है कि मोदी के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। दरअसल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस यूरोप में अलग थलग पड़ गया और इस बीच उसे चीन और भारत का साथ मिला। तो दौरा काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीधी तस्वीरें एयरपोर्ट से आप देख रहे हैं।
मॉस्को में वनुकोवा 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे हैं प्रधानमंत्री मोदी और गार्ड ऑफ ऑनर उनको वहां पर दिया गया है और यहां पर वे 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। 2000 में पहली बार वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। भारत और रूस के बीच में गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। वहां पर रेड कारपेट बिछाया गया था और शानदार तरीके से स्वागत हुआ मॉस्को में। पीएम मोदी 5 साल बाद रूस पहुंचे हैं। तो पीएम मोदी का ये रूस दौरा कई मायनों में खास है, बेहद खास ये बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के खंडवा में जंगल की 7000 एकड़ जमीन पर बोई गई सोयाबीन और मक्का की फसल को हटाया गया। जंगल में कब्जा कर चुके माफिया पर कार्रवाई के लिए सोमवार से फॉरेस्ट टीम पहुंची है और पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ 500 जवानों का फोर्स भी मौके पर है। ये कार्रवाई नाहरमाल सेक्टर के जंगल में हुई है। कब्जा हटा रही टीम को बारिश की वजह से परेशानी हुई। जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। खेत बन चुके हैं। जंगल में जेसीबी मशीनों में खंतियां गड्ढे खोदे जा रहे हैं। फसल को ट्रैक्टर चलाकर रौंदा जा रहा है। तो 7000 एकड़ समझ सकते हैं आप, जंगल की 7000 एकड़ जमीन पर फसल बो दी जाती है। सोयाबीन मक्के की फसल अब हट रही है। देखिए जेसीबी के जरिए जवान तैनात हैं। जंगल में कब्जा कर चुके माफिया पर कार्रवाई के लिए सोमवार से फॉरेस्ट टीम पहुंची है। 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है इस कार्रवाई में। पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ 500 जवानों का फोर्स वहां पर मौजूद है। 500 जवानों का फोर्स है। ये कार्रवाई नाहरमाल सेक्टर के जंगल में की जा रही है। कब्जा हटा रही टीम को बारिश का सामना करना पड़ा, जिससे परेशानी भी आ रही है। देखिए पुलिस भी तैनात वहां पर। जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। खेत बन चुके हैं। जंगल में जेसीबी मशीनों के खंतियां गड्ढे खोदे जा रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। शकील शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खंडवा संवाददाता। शकील, क्या कुछ जानकारी अपडेट है? फिलहाल कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा अभी। देखिए सुमित जी, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को ये खंडवा के गोड़ी रेंज का मामला है, जहां पर लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रहती हैं। अभी रिकॉर्ड पे तौर पर देखा जाए तो लगभग 3000 से अधिक हेक्टेयर जमीन पर जो जंगलों को काट कर किसान के लिए अतिक्रमणकारियों ने तैयार कर लिया है। आज जब यह दस्ता दल पूरे दल बल के साथ पहुंचा तो यहाँ पर फसलें लगी हुई थी, तो जिसके खिलाफ ये खराब कार्रवाई की गई है। लेकिन रकबा बड़ा होने की वजह से लगभग इस पर 2 दिन से अधिक का समय लग सकता है। स्पॉट पे अभी जो पुलिस बल है और राजस्व विभाग है और फॉरेस्ट विभाग की जो टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन अतिक्रमणकारी वहां से अभी जा चुके हैं। अतिक्रमणकारी इनके हाथ में नहीं लगे हैं। यह पहला मामला नहीं है। अभी 3 महीने पहले भी लगभग यहाँ पर इस एरिया में ऐसी कार्रवाई की गई थी और लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अतिक्रमणकारी जो है उनके इतना हौसले बुलंद है कि वे लगातार निश्चित तौर पर हौसले बुलंद हैं शकील, क्योंकि 7000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर देना, फसल बो देना, खेती कर देना, संरक्षण, किसी के संरक्षण प्राप्त के आधार पर ही ये सब हो सकता है। संरक्षण की अगर हम बात करें तो जब भी इस टाइप की अतिक्रमण हटाने की बात सामने आती है तो पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। लेकिन संरक्षण की अगर बात करी जाए तो जो लोकल यहाँ के जो लोग हैं जो इस टाइप की खेती करते हैं या आदिवासी बेल्ट से जुड़े हैं, उनका कहना है कि जो आस पड़ोस के जो जिले हैं वहां से अतिक्रमणकारी आते हैं और बाकायदा उनको पूरी प्लानिंग के तहत एक मौसम में लाया जाता है जो जंगल को काट खेती के लिए तैयार करते हैं। संरक्षण की बात करें तो सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष हो, दोनों ही एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। ठीक है शकील, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं खबर इंदौर से, जहां साइबर ठगों ने फिर एक युवती को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर लिया है। ठगों ने सोशल मीडिया ऐप स्काइप ऐप पर वीडियो कॉल के जरिए महिला को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। यही नहीं, ठगों ने महिला से 7.5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। महिला की शिकायत के बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुट गई है। आपके आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट यूज हुआ है, तो इस तरह से उसको सीबीआई और क्राइम ब्रांच इनसे ट्रैप किया जाकर और स्काइप वीडियो कॉल पर लाया गया। स्काइप वीडियो कॉल पर लेकर उनके साथ लगभग 7.25 लाख 7,47,000 रुपये का पूरा फ्रॉड किया गया है।
इस पर से क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट रजिस्टर की जाकर उसको जांच में लिया गया है। इसमें फिलहाल उसका तुरंत जो 2 फर्स्ट लेयर के अकाउंट थे उनको तुरंत ब्लॉक करा दिया गया, फ्रीज करा दिया गया। उसमें 6,27,000 के अकाउंट उसका जो फ्रीज करा दिया है, जैसे अकाउंट में फ्रॉडस्टर के पैसा गया है। फिलहाल इसमें जाँच जारी है और गैंग को भी आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, समझ लेते हैं। समझने के लिए सीधे इंदौर लिए चलते हैं आपको, जहां पर हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, साइबर ठग हैं, अब अलग अलग तरीके ठगी के निकाल रहे हैं। अब देखिए ना, एक युवती को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर लिया और पैसों की डिमांड की, पैसे ठगे। बिल्कुल, और हाउस अरेस्ट भी 3 दिन के लिए किया। सुमित, 3 दिन कितना बड़ा समय होता है, कितना दहशत में वो युवती रही होगी। जो युवती है वो कंपनी सेक्रेटरी है, यानी कि हाईली एजुकेटेड, सीए से भी ऊपर का लेवल होता है कंपनी सेक्रेटरी का। उस युवती को हाउस अरेस्ट किया गया है। दरअसल उन्हें एक फ़ोन आया कोरियर कंपनी से, उसमें बताया गया कि आपने जो पार्सल भेजा था उस पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, एमडीएमए ड्रग्स, कुछ पासपोर्ट, कुछ करेंसी मिली है और इसलिए हम आपकी बात कस्टम डिपार्टमेंट से करवा रहे हैं। उसके बाद उन्हें कस्टम डिपार्टमेंट से कनेक्ट किया गया। वहाँ पर भी यही बात कही गई। युवती मना करती रही कि उन्होंने कोई पार्सल नहीं भेजा, लेकिन उसके बावजूद उनकी एक नहीं सुनी गई। उन्हें बोला गया कि आप मुंबई आकर बयान दर्ज कराइए, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने बोला कि वो मुंबई नहीं आ सकती तो ठगों ने बोला कि आप स्काइप डाउनलोड कीजिए और स्काइप पर वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपने बयान दर्ज कराइए। बयान दर्ज कराने के दौरान ही उन्हें मुंबई पुलिस, इंटरपोल और फिर सीबीआई और उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी जोड़ा गया। और एंड में इनकम टैक्स अधिकारी जो थे उन्होंने कहा कि आपके जो बैंक अकाउंट में 7.5 लाख रुपए हैं वो आप केंद्र सरकार, भारत सरकार के अकाउंट में डालिए। हम उस पूरे पैसे का सर्विलांस करेंगे, सर्विलांस अकाउंट में हम उसकी जांच करेंगे और उसके बाद ये पैसा आपको 1 घंटे में वापस कर दिया जाएगा। लेकिन वो पैसा वापस नहीं आया। 3 दिन तक घबराहट में रहने के बाद युवती पहुंची है पुलिस के पास, क्राइम ब्रांच को शिकायत की है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने भी देखी कितनी त्वरित कार्रवाई की है। यहाँ पर तारीफ करना पड़ेगी। बिल्कुल पुनीत, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसा ही मामला सामने आ गया था। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इंदौर को सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? साइबर ठग इंदौर को सॉफ्ट टारगेट क्यों मान रहे हैं वहां के लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर के लोग काफ़ी डिसेंट है और इस तरह की फ्रॉड में फंस जाते हैं। और डिसेंट के अलावा जो ये भी कहना पड़ेगा कि हाईली एजुकेटेड है लेकिन अवेयर नहीं है। अवेयरनेस की कमी है इन लोगों में। अवेयरनेस के लिए भी तमाम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं लेकिन उसका कोई खास फर्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने हाईली एजुकेटेड लोग इसका शिकार बन रहे हैं। सुमित, शिकार भी कैसा बन रहे हैं? कोई व्यक्ति 17 लाख रुपये दे रहा है, कोई 12 लाख, कोई 8.5 लाख रुपये, और ये खुद सीएसबी 7.5 लाख रुपये दे चुकी है। तो ठगी का अमाउंट कितना बड़ा है और इसी अमाउंट की वजह से इन साइबर अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। जी सुमित, बहुत शुक्रिया आपका पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने किस तरीके से साइबर ठग अब हाईटेक होते जा रहे हैं और नए नए तरीके ठगी के जात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की हिंदू वाले बयान पर हो रही जमकर आलोचना के बीच शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं। तो इस पैकेज को दिखाएंगे, इस रिपोर्ट को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मॉस्को पहुंचे हुए हैं, रूस का ये दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है यहाँ पर मॉस्को के वनुकोवा 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। प्रधानमंत्री का विशेष विमान पहुंचा और देखिए किस तरीके से देसी अंदाज में ढोल बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है भारतीय संस्कृति के अनुसार। और प्रधानमंत्री मोदी 5 साल बाद रूस पहुँचे हैं और यहाँ पर वे 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। काफ़ी उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, रूस के इस दौरे को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। ये देखिए किस तरीके से नाच गाकर स्वागत यहाँ पर पीएम मोदी का होता हुआ। दोनों देशों के बीच साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, आपको याद दिला दें। और ये देखिए ये तस्वीरें, हरे राम हरे कृष्ण की गूंज धुन आपको सुनाई दे रही होगी। ये पहला मौका है जब पीएम मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 2019 में रूस गए थे और
मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, आखिरी मुलाकात 2022 में हुई थी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला विदेशी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो रूस में मोदी मोदी देखिए कटआउट आपको नजर आएंगे, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मिलाते हुए। जाहिर सी बात है भारत और रूस के संबंध इससे और ज्यादा मजबूत होंगे जब प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। 2022 में आखिरी मुलाकात हुई थी इन दोनों नेताओं के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान। पुतिन 2023 में भारत में G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। तो रूस में मोदी मोदी हरे राम हरे कृष्ण की धूम, भारतीय झंडा तिरंगा आपको नजर आएगा, रूस का झंडा भी वहां पर आपको नजर आएगा। दो तस्वीरें, एक तस्वीर बता रही है कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, एयरपोर्ट पर ही रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया था, और दूसरी तस्वीर बता रही है कि रूस के लोगों में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, रूस दौरे को लेकर। कई मायनों में पीएम मोदी का ये दौरा काफी खास। ये दौरा उस वक्त हो रहा है पीएम मोदी का जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया हालांकि इसको लेकर कि मोदी के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई लेना देना नहीं है। कई मायनों में पीएम मोदी का यह दौरा काफी खास है। भारत और रूस के बीच यूक्रेन जंग के बाद व्यापार भी तेजी से बढ़ा है। इसमें बड़ा हिस्सा भारत की तरफ से खरीदे जा रहे कच्चे तेल का है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने 45.4 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदा था और वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें दोनों देशों के बीच 54 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत और रूस के बीच जो संबंध है और भी ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं निश्चित तौर पर इस मुलाकात के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी एयरपोर्ट से, जब पीएम मोदी वहां पहुंचे थे एयरपोर्ट पर। मॉस्को के वनुकोवा 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचे थे। रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया था वहीं पर और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और दूसरी तस्वीरें मॉस्को में मोदी मोदी की। भारत माता की जय के नारे यहां पर लग रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगते हुए। तो आगे बढ़ते हैं। अब राहुल गांधी की हिंदू वाले बयान पर हो रही जमकर आलोचना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, वे साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। संसद के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद हिंदू संगठन सहित बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था।
राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर हो रही जमकर आलोचना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस सांसद के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना। वे साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है। वहीं इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे राहुल गांधी के पक्ष में अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और कहा कि राहुल गांधी कभी भी हिंदू धर्म के विपरीत बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के आधे वक्तव्य को फैलाना अपराध है, ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उज्जैन की, जहां एक बार फिर से श्रद्धालुओं से ठगी का मामला सामने आया है। जहां बाबा महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर 2 श्रद्धालुओं से 6,000 रुपए की ठगी की गई। श्रद्धालुओं ने महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति और महाकाल थाना पुलिस से मामले की शिकायत की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं जरा। सुमित, बिल्कुल बताने, विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में लाखों करोड़ों भक्त आते हैं और भस्म आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से परमिशन बनवाते हैं। उसके बाद ही बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में कई भक्त जो हैं कि उनकी परमिशन नहीं बन पाती है, तो उनको हार्मफुल वाले या इस प्रकार की जो धोखेधड़ी करने वाले हैं वो झाल अपने श्रद्धालुओं को अपने साझे में ले लेते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे पैसे की वसूली की जाती है और 3,000 रुपये पर मेंबर के हिसाब से उनको भस्म आरती में प्रवेश दिलाकर उनको उनके साथ ठगी की जाती है। और आज का वाक्य बता दें कि हरियाणा से जो सोनीपत का जो श्रद्धालु वो भाई बहन आए थे, वो महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने के लिए आए थे। और ऐसे में जब वो हारफुल की दुकान पे पहुंचते तो हारफुल वाले की मदद से उनकी भस्म आरती बन जाती है और हारफुल वाला पंडित की साठगांठ और हारफुल वाले की साठगांठ के चक्कर में श्रद्धालुओं को ठगी का शिकार होना पड़ता है। और ये पहला वाक्य नहीं, आए दिन इस प्रकार की श्रद्धालुओं के साथ ठगी होती रहती है, जिस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया था। आते हैं, श्रद्धालुओं के साथ ठगी होती है, फिर महाकाल प्रबंध समिति के पास आवेदन पहुंचता है, यहाँ पुलिस में शिकायत होती है, उसके बाद भी उनको छोड़ दिया जाता है। और ऐसा ही वाकया आज भी हुआ है। आरोपी को पकड़ भी लिया, उसके सामने आए जो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। बहुत शुक्रिया संतोष, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आपका शहर, आपका रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।